अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर सेकंड जो है इमरजेंसी प्रोविजंस का। ठीक, तो इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा उसमें हमने नेशनल इमरजेंसी डिस्कस की और हमने ये भी देखा कि ये जो इमरजेंसी होती है ये एक्चुअली में होती क्या है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविजंस क्यों रखे गए हैं। ये एबनॉर्मल सिचुएशन जब होती है तो किन ग्राउंड्स पे होती है। तो पहली सिचुएशन जो हमने देखी थी, जो पहली इमरजेंसी थी, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई, अब तीन इमरजेंसीज मैंने बोली, ठीक, जैसे नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी को मैंने डिस्कस किया कि किन ग्राउंड्स पे ये इम्पोज हो सकती है और इसको इम्पोज कौन कर सकता है। मैंने कहा था कि इंटरनल यानी आर्मड रेबिलियन एक तो ये ग्राउंड है उसका, दूसरा है दैट इज़ एक्सटर्नल ग्राउंड्स है यानी वार की सिचुएशन क्रिएट हो। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि इसको प्रोक्लेम कौन करता है, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही इसको प्रोक्लेम नहीं करता है बल्कि एक रिटर्न उसको रिकमेंडेशन मिलती है कैबिनेट की तरफ से। और मैंने ये भी कहा था विद इन 1 मंथ इसको अप्रूव करना पड़ता है लोकसभा को। क्लियर। उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं किसके, ये जो नेशनल इमरजेंसी है। फिर हम देखेंगे प्रेसिडेंट रूल, उसको डिस्कस करेंगे और फिर एमसीक्यूज भी हम करेंगे आज। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि ये तीन इमरजेंसीज़ हैं। नेशनल इमरजेंसी हमने ऑलरेडी डिस्कस की, ठीक। उसके बाद मैंने ग्राउंड्स बताए थे। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ उससे क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। और अभी तक जो नेशनल इमरजेंसी है ये 3 बार इम्पोज हुई है, ठीक, 1962, 1971 एंड 1975। और शाह कमीशन एक कमीशन बिठाया गया था कि वो इन्वेस्टिगेट करे जो 1975 में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई थी। क्लियर, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब है, देखिए ये जो टेबल है दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये टेबल। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ये जो टेबल है इसमें मैंने नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे है, प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे है और फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पे है। इनके ग्राउंड्स क्या होंगे, क्लासिफिकेशन क्या है, यानी नेशनल इमरजेंसी में इंटरनल एक्सटर्नल, यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं है। रिटर्न रिकमेंडेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक, कैबिनेट की तरफ से, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। फिर इसी तरीके से जो पार्लियामेंट का अप्रूवल है वो नेशनल इमरजेंसी में विद इन 1 मंथ मिलना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी से वो होना चाहिए पास, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया था लास्ट लेक्चर में। और रिवोक जब करनी होगी ये नेशनल इमरजेंसी, ये मैंने अच्छे से कहा था कि जब लगेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नाउ द सिचुएशन इज़ नॉर्मल, कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई, अब इस इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिवोक कर सकता है या लोकसभा एक सिंपल मेजॉरिटी से एक स्पेशल सेशन इसके लिए बिठा सकती है और इसको रिवोक कर सकती है। ये फिर जब मैं आपको प्रेसिडेंट रूल पढ़ाऊंगा और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वहाँ पे भी ऐसे ये टेबल। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा मकसद यही है कि जब आप ये इमरजेंसी प्रोविजन, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, इन तीनों को पढ़ के आप इन ये जो टेबल है यहाँ पे इसको एक बार रट लो, तो जो इसमें फैक्ट्स है वो आपको अच्छे से आप उनको मेमोराइज कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको चीज़ें ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ठीक। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो हम देख लेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं किसके, नेशनल इमरजेंसी के। देखिए अब नेशनल इमरजेंसी जिसके ग्राउंड्स मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, अब ये मतलब एक्सरसाइज में है, इमरजेंसी अब लग गई। इसको प्रोक्लेम किया किसने, प्रेसिडेंट ने, कैबिनेट ने रिटर्न रिकमेंडेशन भी दे दी, तो अब नेशनल इमरजेंसी लग गई। अब इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या असरात पड़ सकते हैं इससे, मतलब इंडिया के पॉलिटिकल सेटअप पे। देखिए जब नेशनल इमरजेंसी फोर्स में होती है, जो नॉर्मल फैब्रिक होता है, जो नॉर्मल फैब्रिक होता है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या है, देखिए आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। बाकी ये जो यहाँ पे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, जब आपको नोट मिलेंगे तो उस टाइम आपको फिर इनको मेमोराइज करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे समझने पे ध्यान दे दो।
देखिए मैंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी फोर्स में है। अब ये जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो एक रिलेशन है ऑन फेडरल लाइन्स, ठीक, ये जो रिलेशन है, ये नॉर्मल फैब्रिक जो है इनके बीच में ये रिलेशन ये डिस्टर्ब होती है। ठीक, कैसे डिस्टर्ब होती है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, जब मैंने पहला लेक्चर लिया था, मैंने कहा था कि जब भी इंडिया में इमरजेंसी लग जाती है उस टाइम पे क्या होता है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये कन्वर्ट होता है यूनिटरी फॉर्म में। यूनिटरी का क्या मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक पावरफुल बन जाती है, वो कंट्रोल कर सकती है जो भी स्टेट्स है यहाँ पे उनको। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के टाइम इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी, सॉवरेंटी को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद ही डिसाइड करना पड़ता है, खुद ही चीज़ों लॉज बनाने पड़ते हैं, खुद ही सुप्रीम बनना पड़ता है। इसीलिए तो जब ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ये डिस्टर्ब हो जाती है। जो नॉर्मल फैब्रिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का, ये बेसिक चेंजेस जो इसमें बहुत सारी चेंजेस आती है। ठीक, अगर हम देखेंगे पहली बात, देखिए नेशनल इमरजेंसी के टाइम क्या होता है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट एम्पावर हो जाता है, उसके पास ये पावर्स आ जाते हैं कि वो लॉ बना सकता है किसी भी सब्जेक्ट पे जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है। अब स्टेट लिस्ट क्या होता है? जब मैंने आपको शेड्यूल्स पढ़ाए थे उस टाइम मैंने कहा था कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में डिवीजन ऑफ पावर से मतलब स्टेट लिस्ट, यहाँ पे 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यानी स्टेट लिस्ट पे स्टेटस लॉ बना सकती है, यूनियन लिस्ट पे यूनियन बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी हुई, नेशनल इमरजेंसी कॉन्टिनेंस में है, इन फोर्स में है, फोर्स में है, उस टाइम पार्लियामेंट इस स्टेट लिस्ट पे उस टाइम पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है, यानी किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है ताकि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हम कहेंगे स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो सस्पेंड नहीं होता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हाँ, ओवर राइडिंग पावर्स होते हैं पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को बाईपास करके लॉज बना सकता है जब भी उसको लगेगा कि नहीं मुझे ये लॉ बनाना है ताकि इमरजेंसी जो है, ये जो सिचुएशन है, ये नॉर्मलाइज हो जाए। तो आप ये कह सकते हो पार्लियामेंट के पास ओवर राइडिंग पावर्स होते हैं ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। उस टाइम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है लेजिस्लेटिव पावर्स की बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो सस्पेंड हो जाती है और सेंटर के पास एक्सट्रीम एब्सोल्यूट पावर्स आ जाते हैं उस टाइम, और स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होती है। सिर्फ हम ये कहेंगे कि यूनिटरी फॉर्म में चेंज होता है इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम। फेडरल क्या होता है? फेडरल फॉर्म ये होता है जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स हो, स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाए और सेंट्रल लिस्ट के पे लॉ बनाए। बट यहाँ पे कन्वर्ट होता है यूनिटरी फॉर्म पे। यूनिटरी फॉर्म क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल बन जाती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक। उसके बाद जब पार्लियामेंट ने ड्यूरिंग इमरजेंसी स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाए, ठीक, उसके बाद क्या होगा जब इमरजेंसी ख़त्म होगी, ये जो लॉज इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट पे बनाए थे या स्टेट सब्जेक्ट पे बनाए थे, उस टाइम पे ये लॉज आफ्टर द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी ख़त्म होगी, जब सीज होगी इमरजेंसी, उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक विदिन, हम कहेंगे कि 6 महीने के बाद ये फिर खुद ब खुद इनऑपरेटिव हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, रिपील हो जाते हैं। ठीक, मतलब ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक, द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स या ऑन स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बिकम्स इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीज्ड टू ऑपरेट। यानी कि जो लॉज इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट ने बनाई थी स्टेट सब्जेक्ट पे ताकि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, और ये ये जो पावर था, दिस वाज द नीड ऑफ आवर उस टाइम पे, तो ये लॉज फिर जब इमरजेंसी ख़त्म होगी, फिर 6 महीने के बाद, इमरजेंसी के 6 महीने के बाद विदिन 6 months ये ख़त्म हो जाते हैं, इनऑपरेटिव हो जाते हैं। ठीक, यहाँ तक चलिए। उसके बाद है कि लोकसभा, जो लाइफ ऑफ लोकसभा है, ठीक, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे पास 2 हाउसेज है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। जो
जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होती है, जो लाइफ ऑफ लोकसभा है यानी टेन्योर है, टाइम है लोकसभा का, वो एक्सटेंड हो सकता है, मतलब वो बढ़ सकता है बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म, जो उसकी होती है 5 ईयर्स की। जो नॉर्मल टेन्योर होती है लोकसभा की 5 ईयर्स की, ये एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। बट इस एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन है जब फॉर इंस्टेंस मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब ऑपरेशन में होगी, फोर्स में होगी, जो लाइफ ऑफ लोकसभा होती है, जो उसकी एक नॉर्मल टर्म है दैट इज़ 5 ईयर्स, ठीक, वो एक्सटेंड हो सकती है अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल वो और बढ़ सकती है। लेकिन जब ये नेशनल इमरजेंसी सीज कर जाएगी, जब ये नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होगी, ठीक, बाद इस नेशनल इमरजेंसी जब ये ख़त्म हो जाएगी, उसके 6 महीने तक, यानी 6 महीने तक ये जो पावर है, ये जो इसकी टर्म होती है लोकसभा की, ये कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। मतलब कि इमरजेंसी जब ख़त्म होगी, उसके विद इन 6 मंथ्स, आप विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, या हम कहेंगे बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ये जो इसकी हम कहेंगे इसकी जो टर्म है, इसकी जो नॉर्मल टर्म एक्सटेंड हुई है, जब इमरजेंसी सीज करेगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर 6 मंथ्स के अलावा ये ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। मतलब जो टाइम गैप है हमारी, कि इमरजेंसी लग गई, यहाँ पे इमरजेंसी ख़त्म हुई, उसके बाद 6 मंथ्स तक, ठीक, ये जो प्रोसेस है, हमने इसकी टर्म को बढ़ाया, ये ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब ये रखा गया है कि जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी तो 6 महीने तक फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाती हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें, इसकी जो नॉर्मल टेनर है वो नॉर्मल हो जाती है। तो आप ये कह सकते हो, व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, द लाइफ ऑफ लोकसभा जो होती है, दे मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म, जो उसकी 5 ईयर्स होती है, बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक। मतलब ये नहीं है कि एक ही साल बढ़ सकती है, बट एट अ टाइम जब लगेगा कि ड्यूरिंग इमरजेंसी कि अब कंडीशन एराइज हुई, ना तो नए इलेक्शंस नहीं हो सकते, इसलिए जो ऑलरेडी हमारे पास लोकसभा है, उसकी जो हमारे पास ऑलरेडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, नए इलेक्शंस नहीं हो सकते, नई गवर्नमेंट नहीं बन सकती, इसलिए जो ऑलरेडी हमारे पास लोकसभा है, उसकी टेन्योर को, उसकी टर्म जो 5 ईयर्स है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, एट अ वन टाइम का किया जा सकता है 1 ईयर, क्लियर, फिर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। बट जब ये नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद 6 मंथ्स तक और वेट किया जाता है, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है, फिर ये जो इसका ऑपरेशन है या इसकी बियॉन्ड टर्म होती है, ये ख़त्म की जाती है, ठीक। जैसे एग्जांपल एक है कि जो 5th लोकसभा 1971 और 1977 के दौरान बनी थी, जो उसकी टर्म थी वो 2 टाइम्स यानी 1 ईयर एट अ टाइम एक्सटेंड की गई थी, ठीक। चलिए, और इसी तरीके से पार्लियामेंट को अगर ये भी लगा कि किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, जैसे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, यानी पार्लियामेंट होता है, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो होती है स्टेट्स में होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस टाइम यानी इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट ये भी कह सकती है, जो नॉर्मल टेन्योर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 5 ईयर, उसको 1 ईयर और एक्सटेंड किया जा सकता है एट अ टाइम, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ये पॉइंट यहाँ पे कि लाइफ ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम इंडिफिनाइटली आफ्टर इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। जब इमरजेंसी ख़त्म होगी, फिर ये 6 महीने तक जब चीज़ें नॉर्मलाइज होगी, इट कैन एक्सटेंड फॉर ओनली 6 मंथ्स, क्लियर। फिर है और एक पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है, जो अगर हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस है। एक तो आप ये फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं नेशनल इमरजेंसी के। देखिए, मैंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज होती है, जब ये फोर्स में होती है, इसका इफ़ेक्ट फंडामेंटल राइट्स पे डेफिनेटली पड़ता है, और इसके लिए हमारे पास 2 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359, जो डील करते हैं कि हाउ these fundamental rights are suspended during the operation of the national emergency,
ठीक, यहाँ तक देखिए। आर्टिकल 58 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 58 हमें ये सब्जेक्ट मैटर देता है या हमें इस चीज़ का रिमाइंडर देता है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो अंडर आर्टिकल 19 है, अंडर आर्टिकल 19 में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है? इसमें 6 फ्रीडम्स है हमारे पास, है कि नहीं? तो आर्टिकल 358 क्या कहता है? जब भी नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होगी, फोर्स में होगी, चल रही होगी, उस टाइम पे क्या होगा? जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में मेंशन है, 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक, तो वो सस्पेंड हो जाते हैं। क्लियर? और वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी देखिए, यहाँ पे इस पे एक क्वेश्चन भी आएगा आगे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आर्टिकल 358 मैंने कहा कि जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होती है इसका इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स पे पड़ता है। और पहला आर्टिकल इसके साथ कौन सा रिलेटेड है? दैट इज़ आर्टिकल 358। और आर्टिकल 358 क्या कहता है? ये कहता है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 में है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358, कि जब भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी, ऑपरेशन में होगी, फोर्स में होगी, चल रही होगी, जो इस आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स है, ठीक, तो वो सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। क्लियर? मीन्स नेशनल इमरजेंसी लग गई, एज पर आर्टिकल 358 जो 6 फ्रीडम्स हैं अंडर आर्टिकल 19 वो ख़त्म हो गए, वो ख़त्म नहीं हो गए, हम कहेंगे सस्पेंड हो गए। क्लियर? और आर्टिकल 359 क्या कहती है? आर्टिकल 359 का सब्जेक्ट मैटर ये है कि जो रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, जो बाकी फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 हमने देखा आर्टिकल 358 से सस्पेंड हुआ, ठीक। और मैंने जब आपको ये कहा था कि कौन कौन सी चेंजेस 44 अमेंडमेंट से आई, ठीक, उसमें मैंने इस रिलेटेड कुछ और भी आपको कहा था। मैंने कहा था कि आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम्स है ये सस्पेंड हो जाते हैं अंडर आर्टिकल 358, ठीक, और ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जब नेशनल इमरजेंसी होती है एक्सरसाइज में, मतलब ऑपरेशन में होती है, ठीक। मगर सिर्फ ये उस वक़्त हो सकता है सस्पेंड जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई होगी एक्सटर्नल एग्रेशन पे। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी वार होगा या कुछ होगा। अब अगर इंटरनल कुछ चेंज हो गई उस पे इमरजेंसी लगाई जाएगी। जैसे मैंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी 2 ग्राउंड्स पे लगाई जाती है, एक होता है हमारे पास आर्मड रेबेलियन और होता है हमारे पास एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन पे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई देन अंडर आर्टिकल 358 जो 6 फ्रीडम्स है इस आर्टिकल 19 में ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गई। अब अगर यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई ऑन द बेस ऑफ आर्मड रेबेलियन की इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंस हो गई इंडिया में, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, उस टाइम ये जो आर्टिकल 19 है ये सस्पेंड नहीं हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे मैं बात करूँगा आर्टिकल 359 की। आर्टिकल 359 क्या कहता है कि जो बाकी रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है उनकी सस्पेंशन होगी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, मगर 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, एक आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। इनका सब्जेक्ट मैटर याद करो, ये फंडामेंटल राइट्स 2 है। आर्टिकल 21 किसके साथ डील करता है? दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये मैंने यहीं से कहा। आर्टिकल 20 आप खुद याद करो और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दो कि आर्टिकल 20 का सब्जेक्ट मैटर क्या है जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो मैंने क्या कहा कि अंडर आर्टिकल 359 जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 359 ये कहता है कि बाकी फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड होते हैं मगर एक्सेप्टेड आर्टिकल 20 एंड 21। अब हमें यहाँ पे 2 बातें निकली। यहाँ पे है कि मीन्स कि आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड होते नहीं हैं जब भी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, मतलब ये सस्पेंड नहीं हो जाते। क्लियर? और दूसरी बात, आर्टिकल 359 ये भी एथोराइज करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो सस्पेंड करेगा राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। मतलब कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी क्या होता है कि आपके पास ये राइट ही नहीं है कि आप किसी कोर्ट में जाओ और इन अपने फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर करवाओ अगर इनकी वायलेशन होती है, क्योंकि मैंने जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे मैंने कहा था कि ये जस्टिसेबल होते हैं, ठीक। अगर इनकी वायलेशन होती है आप कोर्ट्स में जा सकते हो, आप इनको रेस्टोर करा सकते हो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ या
हाई कोर्ट में जाओ, वो वहाँ पे रिट्स इशू करेंगे जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है, ताकि आपका फंडामेंटल राइट रेस्टोर हो। बट आर्टिकल 359 एक तो हमें ये कहता है सस्पेंशन ऑफ अंडर अदर फंडामेंटल, जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सस्पेंशन होती है। एट द सेम टाइम इट आल्सो सेज इट कि आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, मतलब जब नेशनल इमरजेंसी होती है ये सस्पेंड नहीं होते। और आर्टिकल 359 हमें ये भी कहती है कि एथोराइज करता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स होती है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकती है। तो हमें यहाँ पे तीसरी बात पता चली दैट जो फंडामेंटल राइट्स है ये सस्पेंड एक्चुअली में होते नहीं हैं, बट इनका जो इन्फोर्समेंट होता है वो सस्पेंड होता है, वो सस्पेंड हो जाती है। मतलब थेरेटिकली ये अलायो होते हैं, मतलब आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते हो इनको रेस्टोर करने के लिए, वो सस्पेंड किया जाता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ याद रखना कि 358 अंडर आर्टिकल 358 जो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 है ये सस्पेंड हो जाते हैं, और जो 44 अमेंडमेंट में मैंने चीज़ें कही थी वो याद रखना। और अंडर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है बाकी फंडामेंटल राइट्स बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक, चलिए अब यहाँ पे कुछ MCQs है। पहले मैं आपको प्रेसिडेंट रूल पढ़ाऊंगा, फिर हम इन MCQs को करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए प्रेसिडेंट रूल, मैंने कहा था कि 3 तरह की इमरजेंसीज इंडिया में लग सकती है। पहली नेशनल इमरजेंसी, वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, उसके बाद है प्रेसिडेंट रूल। ठीक, अब देखते हैं ये प्रेसिडेंट रूल होता क्या है एक्चुअली में। देखिए आर्टिकल 355 एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, ये इम्पोज करता है ड्यूटी, मतलब सेंटर को ये ड्यूटी देता है कि आप इंश्योर करो जो गवर्नमेंट होती है एवरी स्टेट में, क्या वो अच्छे से चल पाती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 355 सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये एक ड्यूटी इम्पोज करती है कि आप देख लो कि हर जो भी स्टेट गवर्नमेंट से इंडिया में क्या वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो चल रही है, क्या वो वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शंस दी स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो ओवरऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे जब एबनॉर्मल सिचुएशन होती है तो ये सुप्रीम बन जाती है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी किसी स्टेट को कि भाई आपको ये चीज़ करना है। ठीक, अब स्टेट गवर्नमेंट ने अगर वो चीज़ भी नहीं माना और उस टाइम प्रेसिडेंट को लगा ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या इससे इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी थ्रेट में है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या कहेगा कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी हो गई, या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी हो गई, या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी हुई कहाँ पे, स्टेट्स में। ठीक, क्योंकि स्टेट अब इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं चल रहा है, इन लोगों ने ब्रेक किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको हम कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, या हम इसको कहेंगे कि अब वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगानी ज़रूरी है, ताकि जो स्टेट्स में ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट कहेगा कि स्टेट इमरजेंसी लगाएंगे इस स्टेट में, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी कहेंगे, ताकि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए और इंडिया की यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी थ्रेट में ना आ जाए। या हम इसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब कि इन लोगों ने हम ये कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपनी गवर्नमेंट को या डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को रन नहीं किया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए हमें स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगानी। अब यहाँ पे 3 कंसेप्ट्स निकले। द फर्स्ट वन, व्हेन एवर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लगेगा दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट कैरिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहली बात है। या दूसरी बात कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की वो डायरेक्शंस नहीं मानी जो ज़रूरी थी ताकि इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अपहोल्ड हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा,
प्रेसिडेंट रूल लग सकता है अंडर आर्टिकल 356। और इस प्रेसिडेंट रूल को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गई, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहेंगे, इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहेंगे, ये एक ही है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अप्रूव करना पड़ता है यहाँ पे पार्लियामेंट को, ठीक, पार्लियामेंट को अप्रूव करना है। क्या ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया यहाँ पे ये लगाना है इस स्टेट में, फलाना स्टेट में, स्टेट ए में हमें ये चीज़ लगानी है, कौन? प्रेसिडेंट रूल लगाना है। वहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हुई तो उस टाइम पे पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ता है इसको, ताकि वो रिकमेंड करे जी हाँ, ठीक। तो अप्रूव कैसे करेगा पार्लियामेंट? यहाँ पे अप्रूव होना चाहिए। ये जो प्रेसिडेंट रूल है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर, विद इन 2 मंथ्स का टाइम है यहाँ पे। वहाँ पे जब हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी थी वहाँ पे टाइम क्या था? 1 मंथ का। यहाँ पे अप्रूव किस टाइम तक करना है? 2 मंथ्स। क्लियर? तो इसके लिए मैंने अलग एक टेबल फॉर्मेट में बनाया है, वो हम अभी देख लेंगे। यहाँ पे है वो टेबल फॉर्मेट में, मैं आपको देखिए यहाँ पे है। मैंने कहा था कि ग्राउंड सब यह है नेशनल इमरजेंसी, यह है प्रेसिडेंट रूल। यहाँ पे मैंने कहा ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन नेशनल इमरजेंसी के, तो आपको पता है, ठीक। यहाँ पे होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब ब्रेक डाउन होगी, गवर्नर ने रिपोर्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को, ठीक। यहाँ पे ऐसी कोई, यहाँ पे हमने देखा था इंटरनल एक्सटर्नल, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऐसी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यहाँ पे 2 मंथ्स है क्योंकि प्रेसिडेंट रूल है ना। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है प्रेसिडेंट रूल, या हम इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहेंगे, जिसको हम ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी कहते हैं कि स्टेट में हुआ। यहाँ पे 2 मंथ्स में अप्रूव करना चाहिए, ठीक। और इसका जो मैक्सिमम पीरियड है प्रेसिडेंट रूल का, ये रह सकता है 3 साल तक। मतलब किसी स्टेट में अगर ये लगाया गया तो ये 3 साल तक वहाँ रह सकता है, मगर पीरियडिक अप्रूव करना है इसको 6-6 महीनों के बाद, किसको? पार्लियामेंट को, क्लियर। और यहाँ पे हमने देखा था कि ये इनडेफिनाइट पीरियड के लिए रह सकता है, लेकिन 6-6 महीने यहाँ पे भी थे कि 6-6 महीनों के बाद अप्रूव करना है, ठीक। तो 3 साल तक मैक्सिमम टाइम, क्लियर। और सिंपल मेजॉरिटी से है यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है अप्रूव करने की, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको रिवोक कर सकता है जब इस प्रेसिडेंट रूल को रिवोक करना होगा, क्लियर, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्रेसिडेंट रूल के। जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखिए, किसी स्टेट में, ये स्टेट ए में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, ठीक। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जिसने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया इस स्टेट में, यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेगा? जिस स्टेट में ये प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, किन ग्राउंड्स पे लगाया गया, वो मैंने आपको कहा कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हुई। उस टाइम पे क्या हुआ कि प्रेसिडेंट डिसमिस करेगा अब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। इस स्टेट में कहेगा कि भाई आपने हमारी डायरेक्शंस को नहीं माना, ठीक। दूसरी बात कि आप एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर नॉट कैरिंग योर एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम आपको ये सस्पेंड करते हैं। तो हम कहेंगे द प्रेसिडेंट डिसमिस करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो सीएम जिनका हेड होता है, ख़त्म। क्योंकि अब यहाँ पे ये एंड हुए। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर को कहता है अब आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाओ। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, वो कैरी करता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ, उसके पास चीफ सेक्रेटरीज होते हैं गवर्नर के पास, या एडवाइजर्स होते हैं जिनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक। और यहाँ पे ये भी है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे सस्पेंड भी कर सकता है किसको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, या डिज़ाल्व भी कर सकता है। और पार्लियामेंट को जब लगेगा कि अब बजट का टाइम आया या कोई लॉ बनाना है स्टेट पे, उस टाइम पार्लियामेंट पास करती है स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स या स्टेट बजट,
ठीक। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है, बट यहाँ पे और एक चीज़ आप देखना, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट रूल पे कोई इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स पे नहीं पड़ता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी पे हमने देखा था कि सस्पेंड कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है, ठीक, या पार्लियामेंट डिलीगेट कर सकता है पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे और एक पॉइंट है कि जो लॉ बनाया गया पार्लियामेंट ने या प्रेसिडेंट ने बनाया, कब? जब प्रेसिडेंट रूल ऑपरेशन में था। उसके बाद वो जो लॉ है, ये जब ये प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई, उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा अब इस स्टेट गवर्नमेंट में या अब इस स्टेट में, इस रीजन में सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई, उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो लॉज पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट ने बनाए थे ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, उस टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर उन लॉज को रिपील भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है, अल्टर भी कर सकती है, यानी चेंज भी कर सकती है, या री एनेक्ट भी कर सकती है। क्लियर? देखिए, पार्लियामेंट मेक्स लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, नो स्टेट लेजिस्लेचर। ओब्वियसली जो मैंने आपको अभी कहा, नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि पूरा कंट्रोल आ जाता है प्रेसिडेंट के पास। गवर्नर एडमिनिस्टर स्टेट, नो स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट्स, ठीक, जो हमने अभी डिस्कस किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट रूल का कोई इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स पे नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी एन एक्सरसाइज होते हैं, ठीक। कंटिन्यूशन ऑफ लॉज ऑन स्टेट लिस्ट विल कंटिन्यू एंड स्टेट कैन अमेंड और रिपील देम। जब ये प्रेसिडेंट रूल जब ख़त्म हो जाएगा, मीन्स द प्रेसिडेंट रूल जब ख़त्म हो जाएगा, ये सीज हो जाएगा, उसके बाद कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है, दे कैन रिपील, अल्टर और री एनेक्ट दोज लॉज। या हम ये भी कह सकते हैं जो लॉ बनाए गए पार्लियामेंट ने या प्रेसिडेंट ने बनाए, ठीक, वो ऑपरेशन में रह जाते हैं इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। जब प्रेसिडेंट रूल ख़त्म भी हो, वो ऑपरेशन में रह जाते हैं, बट उन लॉज को, उन प्रोविजन्स को ये स्टेट लेजिस्लेचर रिपील भी कर सकती है या अल्टर भी कर सकती है, ठीक। ये प्रेसिडेंट रूल जो है मोर देन 100 टाइम्स ये इम्पोज हुआ है, ठीक। तो अब है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तभी इसको पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 आती है, और इसका मेन मोटिव यही है कि जब भी प्रेसिडेंट ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पे लगानी है, और किन ग्राउंड्स क्या है इसके लिए, ग्राउंड्स इसके लिए यही है कि जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो ख़तरे में है, उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक। और इसके लिए क्या है, अप्रूव कैसे करना है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। इस टेबल को आप जितना हो सके उतना रट लेना, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें मेंशन है। यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है 2 मंथ्स तक इसको अप्रूव करना है, किसको, पार्लियामेंट को, सिंपल मेजॉरिटी से करना है। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल में सिंपल मेजॉरिटी, बट स्पेशल मेजॉरिटी होती है नेशनल इमरजेंसी में, ठीक। और ये भी प्रेसिडेंट करता है, ये भी प्रेसिडेंट करता है, और रिवोकेशन में यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है या लोकसभा, ठीक। उसके बाद ग्राउंड्स क्या होते हैं नेशनल इमरजेंसी के, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्मड रिबेलियन, जिसको इमिनेंट डेंजर हो, इंटरनल थ्रेट हो कुछ। यहाँ पे है प्रेसिडेंट रूल में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी हुई, कहाँ पे, स्टेट्स में। यहाँ पे है फाइनेंशियल इमरजेंसी में थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। क्लासिफिकेशन है नेशनल इमरजेंसी में, इंटरनल एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है, यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं। यहाँ पे रिटर्न रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है कैबिनेट की तरफ से नेशनल इमरजेंसी में। यह है नेशनल इमरजेंसी, यह है प्रेसिडेंट रूल, यह है फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पे भी रिक्वायर्ड नहीं है रिटर्न रिकमेंडेशन। उसके बाद है पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ है, प्रेसिडेंट रूल में 2 मंथ्स है। यहाँ पे कब तक रह सकता है नेशनल इमरजेंसी, इनडिफिनाइट पीरियड के लिए, लेकिन 6 महीनों के बाद इसको रिपीटेड अप्रूवल करना है। मतलब नेशनल इमरजेंसी स्ट्रेच हो सकती है, हम कहेंगे ये इनडिफिनाइट पीरियड के लिए हो सकती है जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, बट 6 महीनों के बाद इसको अप्रूव करना है। प्रेसिडेंट रूल ग्राउंड्स मैंने आपको बताए, और यहाँ पे 3 साल तक ये एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन 6 महीनों के बाद यहाँ पे भी इसको रिपीटेड अप्रूवल देना है पार्लियामेंट की तरफ से। 3 साल यहाँ पे क्यों रखा गया है, 3 साल तक ये हो सकती है, यहाँ पे इंडेफिनाइट पीरियड नहीं है प्रेसिडेंट रूल में। इसी तरीके से
फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीनों तक अप्रूव करना है, इंडेफिनाइट पीरियड के लिए ये भी रह सकती है। अब आप यहाँ पे याद रखो, इंडेफिनाइट पीरियड के लिए नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी रह सकती है, ठीक। और प्रेसिडेंट रूल 3 महीने तक रह सकते हैं, बट 6 महीने के बाद इसको अप्रूव करना है। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में अप्रूवल 6 महीने के बाद रिक्वायर्ड नहीं है। नो इंटरमीडिएट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, सॉरी ये इंटरमीडिएट अप्रूवल है। उसके बाद मेजॉरिटी यहाँ पे स्पेशल होनी चाहिए, यहाँ पे सिंपल सिंपल, ठीक। चलिए अब दोस्तों, जब हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे तो उसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उन एमसीक्यूज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और फिर ये जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी ये वहाँ पे रिकैप हो जाएंगी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, टेक केयर।